नमस्कार दोस्तों, मैं समीर विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात और, आज हम लाइव आने वाले थे लेकिन कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई और टेक्निकल इशू भी यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिला। इसके कारण हम लाइव ना आ पाए, लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है। हम कल से पूरी तरह हम कोशिश करेंगे, कल से आपके सामने हम लाइव ये क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो आज और आप वेट कर लीजिए, लेकिन हम कल से या फिर आज से ही लाइव जो है वीडियो हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब के ही वीडियो में कि सर मुझे आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन लेकर आएँ। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, अगर आप कमेंट करिए। अगर मुझे लगता है कि वो सुधारने लायक है तो मैं बिल्कुल उस पर जो है कोशिश करूँगा, उस पर काम करूँगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हम पढ़ते हैं, बागवानी उत्पादन बढ़ाना यानी इंक्रीज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना बढ़ाना इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। है ना। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। पहला ऑप्शन तो सीधा ही कहता है हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि हरित क्रांति की बात हो रही है। हरित क्रांति के पिता कौन है, एमएस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, मोनकोम्बू सब्बेसेवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन से इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। निर्यात से भी नहीं होगा और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा C4 पौधा है। अब यहाँ पर मैं आपको कोई भी चीज नहीं समझा सकता, मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा C4 पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पौधा है जो कि C4 है। अब आपको याद करना पड़ेगा, गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, चलिए आपको एक ट्रिक बता ही देता हूँ। ठीक है, आप ना ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसमें मोस्टली आपको यहाँ पर ज्वार देखने को मिलेगा ऑप्शन में, मक्का देखने को मिलेगा, और यही राइट आंसर भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मक्का, और मक्का तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना है मेज कि आपका ये C4 प्लांट है ना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर ये वाला C4 C3 से क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा मक्का ही आता है ऑप्शन में, राइट आंसर वाले में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मृदा का पीएच कम 7 से कम होने पर वह कैसी मानी जाती है। सॉइल विथ पीएच लेस देन 7 इज कंसीडर्ड एज, यानी कि ऑप्शन ए देखते हैं हम, क्षारी यानी कि एल्कलाइन। ऑप्शन बी अम्लीय यानी कि एसिडिक। ऑप्शन थ्री या फिर सी उदासीन या नेचुरल, या फिर हम न्यूट्रल। ठीक है, ऑप्शन डी लवणीय या सैलाइन। है ना। तो इसका राइट आंसर तो बहुत बेसिक है, ये तो सभी से आना चाहिए 7 से कम होने पर। लेकिन कभी क्या है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप स्केल बना लीजिए, यहाँ पर आप 7 मान लें, यहाँ पर आप 8 मान लें, ये आपका 9 हो गया, ऐसे ही ये 10 हो गया और आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 4, यहाँ 3, यहाँ 2। है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है घटते हुए जा रहा है और यहाँ पर अंक बढ़ते हुए जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, 7 से कम होने पर, यानी कि इस साइड वाले भाग को आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस साइड वाले भाग को आप जो है हमेशा एसिडिक कहते हैं, यानी कि अम्लीय कहते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, राइजोबियम जीवाणु किस फसल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ विच क्रॉप, यानी कि यहाँ पर पूछा है राइजोबियम जीवाणु किस फसल के साथ सहजीवी बनाता है, यानी कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो कौन सी फसल में मुख्यतः हमें यूज करने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही राइजोबियम का नाम आता है ना दोस्तों, आपके मन में हमेशा लेग्यूम क्रॉप आनी चाहिए, यानी कि दलहनी क्रॉप आपके मन में हमेशा आनी चाहिए। दलहनी फसलों से ही जो है आपका जो है राइजोबियम का
आना जाना होता है। और बेसिकली इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, दलहनी फसलें, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप बिना लाइक करे ही वीडियो को चले जाते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगता है, आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हर साल आते हैं, रिपीटेड होते हैं ना। मैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी बहुत ही कम समय है। अभी आपके पास वो समय है कि आप रिपीटेड क्वेश्चन देखें जो कि आपके रिपीट होने के चांसेस हैं। मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो कि मोस्टली ऐसा रहता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं परफेक्ट यही करा रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा। ये आपके एमपीपीएटी में 90, 70%, 80%, 85% चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया C4, C3, इससे 100% यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, मेज वाला, मक्का वाला ही आपका जो है क्वेश्चन आ जाए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखकर पढ़ते हैं, बाकी लोगों के जैसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाते नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन युक्त है। ठीक है, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए एसएसपी, ऑप्शन बी एमओपी, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी जिप्सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सारे लोगों का, इन सारे फर्टिलाइजर्स का आपको जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप जो इसका राइट आंसर कैलकुलेट कर पाओगे या फिर निकाल पाओगे। एसएसपी का होता है फुल फॉर्म क्या, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है पहले वाले ऑप्शन का। दूसरे वाले ऑप्शन का हो जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास है ना। थर्ड थर्ड का आपका यूरिया ही रहेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिप्सम, जिप्सम का भी जिप्सम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन कहाँ आ रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया। यूरिया में आपको पता है 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। और यहाँ पर पूछा भी है कि आपका कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपके भी दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से आएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो बिल्कुल आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो कि एमपीपीएटी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा देखो, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अगर आपको इंटरक्रॉपिंग पता है तो आप इसका राइट आंसर 1 मिनट में बिना सोचे समझे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इंटरक्रॉपिंग का हिंदी आप गूगल में जरूर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने हिंदी नहीं टाइप किया है, और बेसिकली हिंदी नहीं आती कभी कभी। पता है आपको होता क्या है, कभी आप सोच रहे हो ना सर आप हिंदी में क्यों नहीं बता रहे हो कुछ चीज़ें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपके पेपर में ऐसा भी लिख कर आ जाता है क्या, इंटरक्रॉप, ये आपका हिंदी में लिख कर आ गया। लो, अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया, हमने हिंदी में तो दिया है लेकिन उन्होंने इंग्लिश में दे दिया। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, ये फसल है, फसल को उन्होंने क्या लिख दिया इंग्लिश में, फसल को इंग्लिश में हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिख दिया क्रॉप। अब लो, आपको क्रॉप का अर्थ ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हिंदी में भी दिया उन्होंने और इंग्लिश में भी दे दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ ना, तो आप बिल्कुल उनको याद रख लीजिएगा कि इन्हें हिंदी में ये कहते हैं और इंग्लिश में ये कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल एक फसल उगाना, ग्रो ओनली वन क्रॉप, ऑप्शन बी भूमि का अधिकतम उपयोग और जोखिम करना कम करना, मैक्सिमाइज द लैंड यूज एंड रिड्यूस रिस्क, ऑप्शन 3 पानी की बर्बादी बढ़ाना या इंक्रीज वाटर वेस्टेज, बिल्कुल नहीं आएगा ये तो। ठीक है, कीटों को बढ़ाना, इंक्रीज पेस्ट, बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है इससे तो किसानों की हानि है यार। हानि जिसमें होगी किसानों के लिए, वो इंटरक्रॉपिंग किस मतलब की, वो
चीज ही क्या मतलब जिसका उद्देश्य जो है किसानों की हानि करना है। कीटों को बढ़ाओगा तो हानि भी होगी किसानों को, पानी की बर्बादी तो भी किसानों की हानि। तो इस तरीके से ये तो नहीं आने वाले हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तरफ हम चलते हैं, केवल फसल उगाना या फिर भूमि का अधिकतम उपयोग करके जोखिम कम करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो केवल फसल उगाना तो नहीं होगा। केवल फसल उगाना तो हम हर चीज में करते हैं, फसल उगाना तो किसान हर चीज के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है इंटरक्रॉपिंग। अगर आपको नहीं आता इंटरक्रॉपिंग ना, तो आप इस तरीके से लॉजिक लगाकर आंसर लगा सकते हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जायद फसलों की खेती किस अवधि में होती है? जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन, है ना। तो यहाँ पर पूछा है देखो, जून से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से जून, या पूरे वर्ष। बिल्कुल नहीं, पूरे वर्ष तो नहीं आएगा। ठीक है, अक्टूबर से मार्च ये भी नहीं आएगा, जून से अक्टूबर ये भी नहीं आएगा। अक्टूबर और अक्टूबर दोनों में आ गया। मैंने आपको, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर अक्टूबर और अक्टूबर दोनों में आ गया है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। मार्च से जून बिल्कुल यहाँ पर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे आया मार्च से जून? आपको पता है अक्टूबर से नवंबर में रबी के लिए होती है। तो यहाँ पर अक्टूबर और तो सीधा सीधा रबी से संबंधित है ना। तो अक्टूबर जिसमें आया है वो तो गलत ही होगा, ये दोनों गलत हैं। अब पूरे वर्ष तो होता ही नहीं है कोई चीज, है ना। रबी जायद कहाँ चले गए, रबी और खरीफ कहाँ गई फिर पूरे वर्ष अगर जायद की होगी तो इसलिए ऑप्शन सी ही बच जाता है। और मार्च जून में ही जायद की फसलों का अवधि होती है। तो इस तरीके से आपको ये लगा लेना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल कैश क्रॉप मानी जाती है? कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसल, हिंदी में इसको हम कहते हैं नगदी फसल। कैश क्रॉप मींस नगदी फसल। निम्न में से कौन सी फसल है जो कैश क्रॉप है ना, यानी कि नगदी। इसको मैं लिख देता हूं यहां, नगदी, नगदी फसल। निम्न में से कौन सी फसल नगदी फसल मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? गेहूं, धान, गन्ना, जौ। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है कैश क्रॉप वाला, यानी कि नगदी फसल। अब नगदी फसल से आप समझते क्या हो? ऐसी फसलें, आप इनको कॉपी में नोट करते हुए चलो, ऐसी फसलें जिनको खेतों से सीधे काट कर बेच दिया जाता है, राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्त, थोड़ी खराब है ना। आपकी भी खराब है, इसका मतलब आप भी स्मार्ट है। जिनकी राइटिंग खराब आती है वो सभी स्मार्ट होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नगदी फसलें, अब मैंने आपको परिभाषा बता दी, डेफिनेशन बता दी। ऐसी फसलें जिनको डायरेक्ट आप फील्ड से जो है हार्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट आप जो है सेल कर देते हैं, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। आप देखो धान को आप क्या डायरेक्ट आप धान का गेहूं आप काटते हो, हार्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट क्या जो है आप सेल कर देते हो? नहीं, उसको आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका बीज आपको निकालना पड़ेगा, बीज में से आपको भूसे अलग करने पड़ेंगे, देन आप जो है उसको सेल कर पाओगे। ऐसे ही धान के साथ है और ऐसे ही बार्ले के साथ है, यानी कि जौ के साथ है। लेकिन गन्ने के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। आप गन्ना के खेत में गए, आपने गन्ना यहाँ से कट किया और डायरेक्ट आप जो है उसको सेल कर सकते हैं या फिर खा सकते हैं। तो इस तरीके से नगद क्रॉप हो जाती है कि यानी कि आपने जैसे ही काटा और तुरंत पैसे ले लिया, नगद में पैसे ले लिया, इसलिए ये नगदी क्रॉप कहलाती है। तो आप ये समझ गए होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर समझ में आता है तो थैंक यू सर, या फिर यस सर जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए, कि समझ में आ पाए कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मुझे अच्छा लगेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ELT ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड का क्या अर्थ है? व्हाट डज द ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड मीन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा ना हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है मे बी आप लोगों के लिए।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी मैं आपको समझाऊं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा, ताकि आपसे ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपसे बन जाए। तो चलिए हम समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा यहाँ पर जगह बना देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ पाए ये सारी चीज़ें, है ना। तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, है ना। जब तक आपको इसका फर्क नहीं पता होगा, या फिर आप इस शब्द को नहीं जानते हैं, आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, जब कीट पूरी फसल नष्ट कर दे, यानी कि क्या अर्थ है, ईटीएल का क्या अर्थ है, जब कीट पूरी फसल नष्ट कर दे, या फिर जब कीट नियंत्रण की आवश्यकता शुरू हो, या फिर जब कीट समाप्त हो जाए, या फिर जब कीट का कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, व्हेन pest has no effect, when pest is eliminated, when pest control measure should begin, या फिर when pest destroys entire crop। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको ईटीएल नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गया होगा, है ना। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एग्री एम्पायर हमेशा आपके लिए बैठा है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ईटीएल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ या फिर ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, हम इसकी इंक भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका एक ग्राफ गया है, यहाँ मैंने एक लाइन खींच ली, यहाँ भी मैंने एक लाइन खींच ली, यहाँ से आपका एक ग्राफ गया है, और यहाँ से आपका नीचे आ गया है, ये है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आपने बना ली कि अब यहाँ पर जो है, ये इसको हम कहते हैं ईटीएल, है ना, ईटीएल, ईटीएल यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी कि इस ग्राफ से वह बिंदु है, ये एक ऐसा, ये है वह बिंदु है जब अगर इससे ऊपर अगर कीट की संख्या बढ़ जाती है खेतों में, तो अब फसल को नुकसान देने लगेगा। यानी कि मैं बताता हूं, आपके खेत में एग्जाम्पल के रूप में 10, आपके खेत में जो फसल लगी है वो 10 कीटों को झेलने की क्षमता है। अगर 11 कीट हो गए, यानी कि उस खेत में एक और कीट आ गया, तो अब आपकी फसल को नुकसान होने लगेगा। ठीक है, अब आपकी फसल को नुकसान होने लगेगा, और अब आपको यहाँ पर जो है इसको कीट नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो कीट नियंत्रण, तो अब आपको नुकसान होने लगेगा, है ना। इससे ऊपर में आपको नुकसान हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, EIL। एक और वर्ड आ गया आपके सामने, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। यानी कि ऐसा एक यह बिंदु है, ये बिंदु जो है ना, एक ऐसा बिंदु है, अगर इससे ऊपर आपके खेतों में जो है कीटे बढ़ गए, तो अब आपको इंजरी होने लगेगी, यानी कि आपको जो है नुकसान होने स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं EIL। EIL यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अभी तो मैंने आपको इकोनॉमिक इंजरी लेवल समझाया, अभी हम ETL में भी आएंगे। पहले आपको EIL समझना पड़ेगा, तभी आप जो है ETL समझ पाओगे। तो आई होप EIL आप समझ गए, है ना। EIL फिर से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ है। अगर इस पैराग्राफ में यहाँ पर एक ये बिंदु है, इस बिंदु से ऊपर आपके कीटों की संख्या आपके खेत में हो गई, तो आपके खेतों में आपकी जो फसल है आपको नुकसान होने लगेगा। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। यानी कि इस लेवल से अगर कीट, आपके इस लेवल से ज्यादा अगर आपके खेत में अगर कीट आ जाते हैं, तो आपको इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी फसल को नुकसान होने लगेगा। मैंने एग्जांपल बताया था, आपके खेत में 10 कीटों की क्षमता है, आपकी फसल 10 कीट सह सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर 11 और 12 कीट हो गए, तब आपकी फसल उसको नहीं सह पाएगा, और आपकी फसल को यहाँ पर नुकसान होने लगेगा। इसको हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं। और ETL क्या कहते हैं, तो यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। यानी कि वह लेवल जिसमें आपको जो है फसल पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो EIL आ जाएगा, यानी कि हमें नुकसान होने लगेगा। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल आ जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल से पहले आपका ETL आता है, यानी कि कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो वरना EIL आ जाएगा। ETL करना स्टार्ट कर दो वरना EIL आ जाएगा, है ना। आपको क्या है, कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना है ऐसी स्टेज जिसमें आप फसल पर
कीट का नियंत्रण करना स्टार्ट कर देते हो, उसको हम ईटीएल कहते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आप समझो, अब आपको समझ में आ गया होगा ईटीएल क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का अर्थ क्या होता है। आप देखो, जब कीट पूरी तरह फसल नष्ट कर दे, बिल्कुल नहीं, हमने यहाँ पर बात ही नहीं की पूरी तरह फसल नष्ट करने की। ऑप्शन बी देखो कि ऑप्शन सी देखते हैं, जब कीट समाप्त हो जाए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी हमने कीट समाप्त नहीं किया है। ऑप्शन डी देखो, जब कीट का कोई प्रभाव ना हो, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता, कीट तो प्रभाव करेगा ही करेगा। लेकिन ऑप्शन बी आप जब देखते हो, तब यहाँ पे आपको समझ में आता है कीट नियंत्रण की आवश्यकता शुरू हो। यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि एक ऐसा लेवल जब आप कीट नियंत्रण करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम ईटीएल कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने इसको ब्लू कर लिया। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो, पौधों में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स? अच्छा, ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है ना, एक तो नेचुरल होता है और एक और होता है, ये पहला दो प्रकार होते हैं, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके आ जाते हैं आईबीए, है ना, आईबीए, एनएए, ठीक है, आईएए, एंडोल एस्टिक एसिड, है ना, एंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, ये सभी क्या आते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन में आते हैं। लेकिन 2,4-D आपने सुना होगा, 2,4-D ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये आपका आर्टिफिशियल में आता है ना, और इसको हम खरपतवार यानी कि वीडीसाइड में भी उपयोग करते हैं 2,4-D का। 200 ppm से अगर ज़्यादा आप उपयोग करते हो 2,4-D का, तो ये खरपतवार नाशी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी कि इससे कि जो है इससे वीड भी मारे जाते हैं, यानी कि वीड के लिए भी जो है आता है। और 2,4-D का एक क्वेश्चन भी बनता है, 2,4-D कौन सी फसल, कौन सी खरपतवार या कौन से वीड के लिए उपयोग होता है? तो ब्रॉड लीफ के लिए होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ब्रॉड लीफ यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए 2,4-D का उपयोग होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 बता दिए। ऑक्सीजन के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंतर्गत 3-4 आ जाते हैं, आईबीए, एनएए, आईएए, और आर्टिफिशियल के अंदर 2,4-D आता है। और 2,4-D जो है दोस्तों 200 ppm से अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका ये वीडीसाइड या फिर खरपतवार नाशी के लिए उपयोग होने लगता है। और 2,4-D का उपयोग किस तरीके के खरपतवार को मारने के लिए होता है? तो चौड़ी पत्ती यानी कि ब्रॉड लीफ वालों के लिए मारने के लिए उपयोग यहाँ पर जो है 2,4-D का होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बहुत सारा ऐसा बताते हुए चलूंगा, है ना, तो बहुत टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, फल पकाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कार्य क्या है, यहाँ पर ये पूछा बेसिकली। तो ऑप्शन ए देखो फल पकाना, ऑप्शन बी देखो वृद्धि को बढ़ाना, ऑप्शन सी देखो पत्तियों को गिराना, ऑप्शन डी देखो बीज अंकुरण करना, है ना, बीज अंकुरण रोकना। अब यहाँ पर बीज अंकुरण रोकने से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पर आप समझते हो सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी या फिर बीज सुसुप्ता अवस्था। बीज सुसुप्त अवस्था यानी कि वह अवस्था जब बीज को वृद्धि करने के लिए सारी की सारी चीज यहाँ पर मिलती हैं, फिर भी वह ग्रो नहीं करता है, तो हम उसको बीज क्या कहते हैं? बीज सुसुप्ता कहते हैं, यानी कि सीड डोरमेंसी कहते हैं। और सीड डोरमेंसी को बढ़ावा कौन देता है? ABA हार्मोन देता है, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड वो जो है सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। ये वाला क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीजें नोट करो आप, जो मैं बताता हूँ ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हटकर, ये नोट करो, ये आएंगे आपके पेपर में आएंगे 100%, है ना। लेकिन अभी हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं भटक गया था, बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपको बताने के लिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ। आपके वीडियो बनाने से पहले भी दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, PPT प्रेजेंट करना पड़ता है ना, क्वेश्चंस आपके लिए जो है ढूंढने पड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? फल पकाने के लिए एथाइलिन नामक एक हार्मोन का उपयोग होता है।
तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। वृद्धि बढ़ाना, पत्तियों को गिराना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अंकुरण रोकने के लिए ABO होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। एग्री एम्पायर आपके लिए लेकर आया है MPPAT के नोट्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, बहुत ही सस्ते दामों में। यहाँ पर देखो MPPAT के नोट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 999 में। आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और आपको यहाँ पर बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स के आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे। यानी कि पूरा थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। PDF आपको PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन आपको मिलने वाला है नोट्स। और रही बात अभी लास्ट समय के लिए आपको MCQs की जरूरत रहती है, तो MCQs भी आपके लिए एग्री एम्पायर लेकर आया है, जिसमें MCQs आपके जिस भी सब्जेक्ट से, आप कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, आप सारे सब्जेक्ट ग्रुप के यहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे। बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न में है, नेगेटिव मार्किंग को देखकर बनाए गए हैं। ओनली 15 स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पर ये बैच लॉन्च किया है। आपको PDF के माध्यम में MCQs मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, जैसा कि आप देख सकते हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है ये, जिसमें आप सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर आप ये नोट्स भी परचेस कर सकते हो। नोट्स परचेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9424925823 94 24 92 58 23। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है, ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप वहाँ पर भी जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे। बहुत ही कम प्राइस है, 500 रुपये में। अगर आपका 4 साल के लिए सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, PAT में सिलेक्शन होता है, अगर मैं आपकी जगह रहता और ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं 100% तुरंत की तुरंत ग्रैब करता, यानी कि तुरंत उसको ले लेता। क्योंकि मेरे समय में शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आपके समय है, आपको नहीं मिस करनी है। आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपको बढ़िया अपना करियर बनाना है, आपको BSc एग्रीकल्चर करना है, तो बिल्कुल ये नोट्स आपके लिए ही हैं, और बहुत ही सस्ते और कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चा सीरियस होगा वो 100% मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, और जो नहीं होगा सीरियस, वो टाइम पास कर रहा होगा, वो कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड होता है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, हर साल रिपीट होता है। जितने स्टार लगाऊं उतने ही कम है इसमें। ठीक है, ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयोग होता है, कौन सी क्रॉप के लिए, कितनी बार आपको बताया गया है। कॉटन के लिए उपयोग होता है। गैसीपियम स्पीसीज जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, गैसीपियम स्पीसीज इसका फुल फॉर्म होता है। गेहूं का क्या फुल फॉर्म होता है आप मुझे बताएं। चावल का क्या फुल फॉर्म होता है ये मुझे बताएं। जौ का क्या फुल फॉर्म होता है ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा किसका होता है ये भी मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि जल की सबसे अधिक बचत करती है। विच इरिगेशन मेथड सेव्स मैक्सिमम वाटर। ऑप्शन ए बाढ़ विधि, यानी कि फ्लड मेथड, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बाढ़ विधि। तो बिल्कुल यहाँ पर ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है यार, बाढ़ विधि तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे कम बचत की है, यहाँ पर ऐसी विधि पूछा गया है जो कि पानी की बचत करती है। बाढ़ विधि तो यहाँ पर ग्रांटेड नहीं आएगा, उसमें कहाँ बचत होती है पानी की। पूरा यहाँ पर खेत में जो है पानी छोड़ देते हैं बिना कोई साधन के, सब ऐसे ही बहता रहता है पानी। फर्रो मेथड नहीं आएगा। ड्रिप इरिगेशन, वाह, ड्रिप इरिगेशन सिंचा ब्लास्ट ने खोजा था। किसने, सिंचा ब्लास्ट। मोस्ट IMP आता है। ड्रिप इरिगेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सिंचा ब्लास्ट नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। अच्छा, कौन से सन में की थी ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं आप मुझे बताइएगा। तो किस सन में की थी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बेसिन इरिगेशन ये भी नहीं होगा, और ड्रिप इरिगेशन मैंने आपको इतना बताया, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें अधिक सामान्य है।
ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किस में अधिक सामान्य है? और सेल्फ पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन विच क्रॉप? मक्का, सरसों, गेहूं, सूरजमुखी। इसका राइट आंसर आप जो है CW है आपके लिए, यानी कि कमेंट वर्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप जो है इसको कॉपी में नोट करें, आप बुक में खोजें, या फिर मैंने आपको जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही क्वालिटी वाले सिलेक्शन आपको दिलाने वाले, उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप कहीं से भी ढूंढें, लेकिन कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। और कमेंट में कैसे बताइएगा कि सर 13 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर ये है, मक्का होगा या सरसों होगा या गेहूं या सनफ्लावर या सूरजमुखी ना। तो इनका आप मुझे कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो आपके लिए कमेंट वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडीसाइड का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए उपयोग होता है? वीडीसाइड आर यूज टू कंट्रोल। चलो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अरे भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। वीडीसाइड मतलब होता क्या है? वीड यानी समझते क्या हो? वीड मतलब कि ना खरपतवार है ना, वीड मतलब कि खरपतवार। हिंदी में क्या कहते हैं वीडीसाइड को? खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, खरपत, ये आपका लिखा गया खरपतवार नाशी है ना। वीडीसाइड का उपयोग यानी कि खरपतवार नाशी का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वीडीसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल। ऑप्शन ए देखते हैं हम, कीट। अब वीडीसाइड यानी कि खरपतवार ही नाम लिखा है तो कीट तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी डिसीज, बिल्कुल नहीं। ठीक है, खरपतवार, वीड्स, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आंसर ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है यार, तो ये तो बनना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, बेसिक आते ही आते हैं। 2 में से आपके 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो कि हलवा होंगे, बहुत ही बेसिक होंगे, आंख बंद करके आप जो है आंसर लगा पाएंगे इसी टाइप के। ठीक है, तो आज के ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है ना। फोटोसिंथेसिस के उपयोग नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। फोटोसिंथेसिस का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब आपको समझ में आया होगा जो हिंदी वाले हैं उनको आया होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका मेरे को आप राइट आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी O2 है ना। ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवश्यक नहीं है। देखो, सूर्य का प्रकाश के बिना तो पौधे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकते, नाम में ही प्रकाश है, बिना प्रकाश के कैसे काम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो पौधे उपयोग करते हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन पौधे जो है बनाते हैं और हमें देते हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्लोरोफिल के बिना तो होगा ही नहीं होगा ना यार भाई, बिना उसके कैसे होगा? तो ये आपके यहाँ पर पूरा सेशन था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9424925823 है ना। हिंदी में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9424925823। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। 999 में यानी कि सिर्फ 999 में थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, थ्योरी नोट्स अगर आप लेते हो तो आपको MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, यानी कि अगर 999 का आप जो है नोट्स लेते हैं तो जिसमें से 500 रुपये के आपके MCQs वाले नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। लो, आपके लिए मैंने ये अभी आपके लिए ऑफर निकाल दिया। अगर आप अभी खरीदते हो तो बिल्कुल आपके लिए जो है 499 वाले MCQs नोट्स आपको फ्री मिलेंगे थ्योरी नोट्स के साथ। तो आपको 1000 चीज़ों में, 1000 रुपये की चीज़ में आपको 1500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।